Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. अभी तक हम लोगों ने विद्युत चालन तथा ओम के नियम के बारे में समझा था। ठीक है, मतलब ये चैप्टर चल रहा है। इसमें विद्युत धारा, धारा की दिशा और अस्थायी परिवर्तित धारा, धारा घनत्व के बारे में समझे थे। अब आज हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसी संबंध को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे और उसके बाद इसके डेरिवेशन को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इसका हम लोग चित्र बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग जानेंगे विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध को समझेंगे। ठीक है, यहाँ आपको एक देख सकते हैं परिपथ दिया गया है। ठीक है, और ये परिपथ क्या बता रहा है कि इसमें बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये बैटरी जुड़ी हुई है और यहाँ से धारा को प्रवाहित किया जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी जो दूरी दी गई है, इन दोनों दूरियों के बीच को ही बीडी को एक तरीके से अनुगमन वेग में हम लोग देखे थे कि अनुगमन वेग को बीडी से क्या किया था, प्रदर्शित करते थे। अब इसमें दिया क्या गया है कि विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण यानी जो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है इसके कारण जो है उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है। तो बताया कि क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग, जो क्षेत्र यहाँ पे जो विद्युत धारा से प्रवाहित की गई, ये एक तरीके का परिपथ जो बनाया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो अनुगमन वेग यानी विपरीत दिशा में अनुगमन वेग बीडी से चलने पर हमें क्या होता है, महसूस होता है। मतलब हमें नहीं, धारा को महसूस होता है। जिससे आपका बीडी दिया गया है, ठीक है, परिपथ बना हुआ है। अब इसके विपरीत दिशा में जो चलते हैं, ये चित्र भी हमने कुछ दिन पहले, मतलब अगली बार हमने इसको बताया था आपको। ठीक है, और इसमें आपको बताया था कि जो धाराएं, ठीक है, जिसको मतलब जिस अनुसार आवश्यकता होगी किसी परिपथ में भेजा जाता है धारा को, तो जिसके अनुसार जिसको जिसकी आवश्यकता होगी उस तरीके से उसको अणु क्या करेगा, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को तरीके से ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से अनुगमन वेग के रूप में दिया गया है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब परिपथ इसमें क्या कहता है, प्रवाहित किया जाता है, तो जो इसकी विपरीत दिशा में कार्य करती हैं इलेक्ट्रॉन, वो एक तरीके से अनुगमन वेग के बीच में इसको क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। जो कि यहाँ आपको बताया भी गया है कि विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग बीडी से क्या करते हैं, चलने लगते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे, इसमें दिया क्या गया है। इसमें बताया गया एक समान परिपथ, एक समान परिच्छेद है जो कि ए है। परिच्छेद मतलब बताया कि एक तरीके से क्षेत्रफल के रूप में व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? क्षेत्रफल के रूप में क्या किया गया, इसमें व्यक्त किया गया है। ठीक, और फिर उसके बाद इसकी लंबाई ली गई है एल, पूरी जो इसकी लंबाई कितनी ली गई है, एल इसकी लंबाई ली गई है। ठीक है, और साथ साथ दिया गया है तारों के सिरों पर, जो इसकी जो एक तार यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके सिरे हैं ये पी और क्यू, और लंबाई इसकी ये पूरी ली गई है। ए भी एक क्षेत्र है और ए और बी दोनों एक तरीके से परिच्छेद के रूप में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लंबाई ली गई है एल। तारों के सिरों पर जो इसकी धारा प्रवाहित की जा रही है वो है आपकी कौन सी, पी क्यू है। क्योंकि ये परिपथ एक तरीके से जो धारा प्रवाहित कर रहा है और जो जहां से धारा वापस भी आ रही है, दोनों किसके रूप में जुड़े हुए हैं, पी क्यू के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें विभवांतर लिया गया आपका भी, जो कि बैटरी से जुड़ा हुआ है। और साथ साथ तब इसमें फार्मूला निकल कर आया, संबंध निकल कर आया किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर और लंबाई के लिए। तो जो इसका संबंध है वो है E इक्वल टू बी अपॉन एल। ये हमारा संबंध निकल कर आया। फिर जब संबंध निकला तो उसमें आप बताया जो आपका बीडी दिया गया है ये क्या कार्य करेगा। ये जो कार्य कर रहा है जिसमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कौन सी धारा, जैसे यहाँ से तो धारा अपने सही क्रम में जा रही है, प्लस के से होते हुए माइनस की तरफ, लेकिन इसके अंदर जो परिपथ जो बना हुआ है इसमें धारा को बताया गया है, जो उसमें पहले से मौजूद धारा है, आवेश जो पहले से मौजूद है, वो बताता है कि विपरीत दिशा के कारण विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस तरीके से अनुगमन वेग से क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। ठीक, अनुगमन वेग हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अनुगमन वेग का जो प्रयोग किया गया है तो उसी की दिशा में क्या करते हैं, चलने लगते हैं। फिर क्या बताया गया है कि ये चलने की दिशा में यदि समय t लग रहा हो और आवेश q लग रहा हो, तो उस पर एक धारा की जो फार्मूला निकल के आएगा, क्या आएगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये फार्मूला आपका Q इक्वल टू आई टी के रूप में है, जो कि धारा निकालना है तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी के रूप में हो जाएगा।
ये चीज मैं बता के अब इसके आगे इसको हम और भी ड्राइव करेंगे, और इसमें देखो कुछ पूछना हो तो बताओ। तो यहाँ सबसे पहले लोग जानेंगे बेलन की संख्या के बारे में। ठीक, क्या जानेंगे? बेलन की संख्या में नहीं, मतलब बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया गया उसको व्यक्त करने के लिए कैपिटल एन, और ये स्मॉल एन इंटू बेलन का आयतन के रूप में इसको क्या किया गया, व्यक्त किया गया है। अब बेलन का जो आयतन है उसको हमें जानने के लिए दो तीन चीजों को देखना पड़ेगा। पहले तो उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल देखना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में बड़ा, मतलब कितनी उसकी मात्रा है, कितना बड़ा बेलन है। ठीक, तो उसको दिया गया है, आपको शुरू में बताया परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए से व्यक्त किया गया था। ठीक, स्मॉल एन हमें दिया हुआ है, और फिर साथ साथ ये जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है उसमें जो समय लग रहा है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और साथ साथ उसका क्या है, औसत वेग जो दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों के बारे में तो ही पूछा गया है, तो हम इसके साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा ये हो जाएगा एन ए इंटू बी डी इंटू टी के रूप में। ठीक है, एन ए इंटू बी डी इंटू टी के रूप में हमारा क्या होगा, ये नए फार्मूले के रूप में आएगा। ठीक, चलिए तो अब इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे इसको सिद्ध करें। फिर तो यहां तक हम लोगों ने समझा, क्या क्या समझे, E इक्वल टू बी अपॉन एल। ठीक, फिर हमने समझा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में हम लोगों ने जब समझा तो हमने क्या समझा, N इंटू ए बी डी टी। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर समझा। ठीक, ये हमें बताया गया। अब ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आगे इसके हम समझेंगे। लिखिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, तब हमारा यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा Q इक्वल टू कैपिटल एन ई। ठीक, तो कैपिटल एन की वैल्यू हमें पता है क्या है, बी डी टी इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दो में, इस वाले समीकरण में दो में Q का मान रखने पर, जो Q का मान है, तो I इक्वल टू हो जाएगा एन ए बी डी टी इंटू ई अपॉन टी। टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा, I इक्वल टू एन ए बी डी ई हो जाएगा। आपको समानुपाती के रूप में कुछ चीजें यहां से क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। कौन कौन सी चीजें, जैसे समानुपाती, क्या क्या चीजें गायब हो जाएंगी, एन ए और ई, ये चीजें जब आपकी गायब हो जाएंगी तो हमारा हो जाएगा आई समानुपाती बी डी। ठीक, अब इसको आप नोट कर लिए, फिर इसको हम समझाएं आपको। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है E इक्वल टू बी अपॉन एल के रूप में। क्या बताया, पहला मैं समीकरण धारा के रूप में, ये विद्युत क्षेत्र के रूप में, फिर धारा के रूप में। हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाला, यहाँ पे जो आपको नंबर दिया गया है, ये हमारा दिया है परिच्छेद क्षेत्रफल, और ये हमारा दिया गया है आयतन के क्षेत्रफल के रूप में, जिसमें समय के साथ क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। अब हमें आगे फिर क्या निकालना है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर हमें देखना है कि अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो, जो आवेश है वो क्या हो, ई हो, तो 30 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा। अगर जैसे दिया गया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की संख्या, आवेश क्या हो, ई हो, ध्यान रखिए, ये आवेश क्यू वाला नहीं बात कर रहा है, ये आवेश ई की बात कर रहा है कि अगर सब पर ई आवेश हो तो 30 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनों का आवेश हमें पता है, क्यू बराबर एन होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो एन यानी एन का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी एन जो हमारी वैल्यू यहाँ से आई हुई थी। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है उसको हम सब लोग किससे व्यक्त किए थे, कैपिटल एन से। ठीक, तो यहाँ एन होगा, एन बराबर क्या हो गया हमारा, एन तो की वैल्यू यहाँ पे लिखे ई, तो स्मॉल एन ए बी डी टी इंटू ई के रूप में हो गया। यहाँ क्यू की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में आवेश को रखने पर क्या करेंगे, क्या किया जाएगा, पर जब आई बराबर एन ए बी डी टी इंटू ई के रूप में रखे, तो यहाँ से टी और टी आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया।
और y इक्वल टू n ने बी डी ई आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने समानुपाती का प्रयोग करते हुए I समानुपाती, ठीक है, b और d के रूप में क्या किया, इसको व्यक्त किया। ध्यान रखिएगा इसको। अब ये व्यक्त क्यों किया गया है, इसको ऐसा लिखा क्यों गया है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े फिर। तो अभी तक हम लोगों ने I समानुपाती बी डी के रूप को समझा, जो आपकी पांचवा समीकरण जो आपका था, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे आगे समझेंगे, ठीक है, किसके लिए, धारा घनत्व के लिए। तो धारा घनत्व का एक फार्मूला होता था, अगर आप लोगों को याद ना हो तो बताओ बताओ। तो फार्मूला होता था J इक्वल टू आई अपॉन, अगर I का जो मान है वो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसमें रख देंगे, किसमें, 3 में रखने पर। तो अब I का मान समीकरण नंबर 4 से रखने पर, ठीक है, 4 से रखने पर। तो अब J इक्वल टू हम लोग I की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या है, अपॉन A हो जाएगा। यहाँ आपका A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, A, ठीक। ये हमारा क्या होगा, नया फार्मूला बनकर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये है आपका 6 नंबर। ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या है, संबंध, ध्यान रखिएगा। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।